हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं? एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और शेयर ज़रूर कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले वोकैबुलरी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करेंगे और पहला वर्ड है आपका, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज क्वैगमायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, डबल स्टार मार्क करेंगे, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। तो क्वैगमायर क्या होता है? एक तरह की उलझन। तो एक तरह का जो कंफ्यूजन होता है उसको आप क्या बोलते हो? उसको आप बोलते हो क्वैगमायर। कि आप फंसे हुए हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, इधर जाऊं या उधर जाऊं। मतलब आप कंफ्यूजन में हो, मतलब आप किस चीज में हो? डिलेमा में हो। कुछ सिनोनिम्स कर लेते हैं क्वैगमायर वर्ड के। अगर क्वैगमायर में हो, कंफ्यूजन में हो, तो क्या लिख सकते हैं आप? किस में हो? कोनंड्रम में हो। एक तरह की मेज है। मेज का मतलब क्या होता है? आप फंसे हुए हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है, उस तरह की सिचुएशन में हो। इसका मतलब आप कैसी सिचुएशन में हो? आप मेज में हो। हाँ, क्वांडरी में हो, राइट। क्वांडरी शब्द का मतलब भी क्या होता है? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन का पता नहीं। एक स्नाल में हो, स्नाल मतलब भी क्या होता है? मेज है, मतलब आप क्या हो चुके हो? आप फंस चुके हो उस चीज के अंदर। फंस चुके हो तो मेस है, मेस मीन्स कंफ्यूजन है। फियास्को है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। हाँ, एनिग्मा, एनिग्मेटिक होता है ना, हाँ, तो एनिग्मा है। एनिग्मा का मीनिंग क्या हो गया? कंफ्यूजन है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स क्या है? ये सारे के सारे वर्ड्स आपके नाउन्स हैं। इसी के एडजेक्टिव फॉर्म्स बता दो मुझे। अगर कोई चीज कंफ्यूजिंग है, इसका मतलब वो कैसी है? एनिग्मा से बना एनिग्मेटिक, कॉन्वोल्यूटेड, उलझन है, फंसाने वाली चीज है। इंट्रिकेट है, नॉटी है, हाँ, रिकंडाइट है, एजोटेरिक है, आर्केन है। इन सारे शब्दों का मतलब क्या है? कि वो चीज कैसी है? कंफ्यूजिंग है। वो चीज कैसी है? मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है। हाँ, वो सारे वर्ड्स आ जाएंगे, वो तो याद आ रहे हो। हाँ, बाइजेंटाइन है, राइट। लेबिरिथीन है, स्पेलिंग कैसे याद कर रही थी? लेबी रिन और फिर थीन है, मीन्स कंफ्यूजिंग है। फिर वो सारे वर्ड्स आ जाएंगे, राइट। लिख लें एक बार, चलो लिख लेते हैं। वो चीज मतलब क्लियर नहीं है, आप ये कह सकते हो ना, क्लियर नहीं है। तो क्लियर नहीं है मतलब कैसी है? वेग है, एम्बिगुअस है, इक्विवोकल है। याद हो जाएंगे सारे वर्ड्स में, इसलिए लिखवा रही हूँ दोबारा से। ब्लरी है, हेजी है, मर्की है, क्लाउडी है, फ्रॉस्टी है, फजी है, ऑब्सक्योर है, एब्स्ट्रूज है, क्रिप्टिक है, फिर बीफडलिंग है, परप्लेक्सिंग है, एस्टाउंडिंग है, स्टैगरिंग है, हम मिस्टी लिख सकते थे, मिस्टी है, कोवर्ट है, इम्प्लिसिट है, फिर क्या लिख सकते हैं? गॉब्समैकिंग है, फ्लमॉक्सिंग है, फ्लैबरगास्टिंग है, बिविल्डरिंग। अपने आप को मैं थोड़ा साइड कर लेती हूँ, राइट। बिविल्डरिंग है, बैम्बूजलिंग है। इन सब का मीनिंग क्या है? कि वो चीज क्लियर नहीं है, वो चीज कैसी है? कंफ्यूजिंग है।
चलो, तो क्वैगमायर नाउन फॉर्म था। डिफिकल्ट सिचुएशन है, प्रिकेरियस, प्रिकेरियस मीन्स रिस्की है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो प्रेडिकामेंट है, फंसे हुए हो, डिलेमा है, एंटेंगलमेंट है मीन्स फंसे हुए हो। एंटोनिम सोल्यूशन है, ईज है, रिलीफ है, सुकून है, क्लैरिटी है। तो जो सरकार है वो एक पॉलिटिकल कंडीशन में फंस गई, एक प्रॉब्लम में फंस गई, किसके बाद? आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग कॉन्ट्रोवर्शियल रिफॉर्म्स। तो उसने बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग रिफॉर्म्स, कॉन्ट्रोवर्शियल फ्रॉम लड़ाई वाले चेंजेस लेके आई, तो उसके बाद सरकार क्या हो गई? फंस गई। मैम वो सारे वर्ड्स नहीं लिखे आपने, हाँ। टॉर्टुअस है, सर्पेंटाइन है, सर्किटस है, ओपेक है, बहुत सारे वर्ड्स हैं इनके, अब तो रट गए हैं, है ना। चलो, अगला वर्ड आता है सरेप्शियस। सरेप्शियस का मतलब क्या होता है? चुपके से। तो अगर कोई काम चुपके से कर रहा हो, इसका मतलब वो काम कैसे हो रहा है? वो काम सरेप्शियसली कर रहा है, वो चुपके से कर रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच, लास्ट में OUS लग रहा है, एडजेक्टिव हो गया। तो कोई चीज छुपके से हो रही हो, डन सीक्रेटली विदाउट बीइंग नोटिस, आप नोटिस ही नहीं कर पा रहे हो उस चीज को। क्लैंडस्टाइन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। क्लैंडस्टाइन मीन्स चुपके से वो काम हो रहा है। कोवर्ट छुपके से हो रहा है। स्टेल्थी मीन्स चुपके से वो काम हो रहा है। छुपके से हो रहा है मतलब वील्ड, वील्ड का मतलब क्या होता है? घूंघट, वेल इज घूंघट, तो वेल्ड हो रहा है मतलब घूंघट में वो काम हो रहा है, मतलब चुपके से हो रहा है। और क्या बोल सकते हैं? हिडन के, कोई चीज अगर छुपी हुई है तो क्या बोल सकते हैं? कंसील्ड है। कंसीलर लगाते हैं लोग चेहरे पे, किस चीज के लिए कंसीलर लगाया जाता है? कि दाग धब्बे छुप जाए। तो कोई चीज अगर कंसील्ड है, इसका मतलब क्या है? चुपके से वो चीज हो रही है। एक वर्ड होता है डिस्गाइज्ड। डिस्गाइज्ड शब्द का मीनिंग क्या होता है? कि किसी और का भेष बना के आप वो काम करो, मतलब आपने अपने एक्चुअल सेल्फ को क्या किया? छुपा लिया है, आप एक्चुअल में सामने नहीं आ रहे हो, मतलब आप चुपके से काम कर रहे हो, मीन्स डिस्गाइज। फिर एक और वर्ड होता है इसी के जैसा, कैमाउफ्लेज। कैमाउफ्लेज का मतलब भी क्या होता है? कि आपने अपने एक्चुअल सेल्फ को छुपा लिया है, आप किसी और का भेष बना लिया है आपने, या अपने आप को छुपा लिया है, मीन्स चुपके से वो काम कर रहे हो। तो ये क्या होगा? कैमाउफ्लेज। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसके ऊपर भी डबल स्टार मार्क करना, बहुत बार एग्जाम में आया है। तो कोई अगर इंसान चुपके से, अच्छा कोई इंसान चुपके से आपके ऊपर अटैक कर दे तो वो इंसान क्या होता है? इंसीडियस। इंसीडियस मीन्स चुपके से अटैक करता है। ट्रेचरस मीन्स आपको पता भी नहीं चलेगा और चुपके से अटैक कर लेगा, आस्तीन का सांप बोलते हैं इसको। एंटोनिम्स, ओपन है, ओवर्ट है, ट्रांसपेरेंट है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एकदम साफ है, एकदम क्लियर है। तो जो जर्नलिस्ट था उसने चुपके से कोशिश करी, क्या चुपके से कोशिश करी? कि वो इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर सके उस घोटाले की। तो उसने क्या किया? चुपके से कोशिश। हाँ, स्नेक इन द ग्रास बोल सकते हैं मैम, बिल्कुल बोल सकते हो स्नेक इन द ग्रास। बट ये क्या हो गया? एक इडियम हो गया। ये जितने भी मैं आपको बता रही थी ये सारे क्या थे? ये सारे एडजेक्टिव फॉर्म्स थे। ऑल ऑफ देम वर एडजेक्टिव फॉर्म्स। तो उसने क्या कोशिश करी? कि वो इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सके, किसके ऊपर? उस घोटाले के ऊपर, चुपके से। चलो, अगला वर्ड क्या है? यूबिक्वेशियस, लास्ट में OUS लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। मैम आई अटेम्प्टेड 30 out of 30 questions on 28th of March in prelims. All the best. All the questions seemed very easy. Thank you. चलो, बहुत बढ़िया बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब मेंस की तैयारी करेंगे जम के, SBI PO की तैयारी करेंगे और SBI क्लर्क के मेंस की तैयारी करेंगे। यूबिक्वेशियस में सब जगह फैली हुई है वो चीज़। वो चीज़ कैसी है? बहुत ही कॉमन है। वो चीज़ कैसी है? सब जगह फैली हुई है। इसका मतलब वो क्या है? यूबिक्वेशियस है। अच्छा, एक रूट वर्ड होता है सब का, कोई मुझे बता सकता है क्या रूट वर्ड होता है सब का? दो होते हैं इनफैक्ट, एक होता है पैन और एक होता है ओमनी। इन दोनों रूट वर्ड्स का मीनिंग होता है ऑल। तो इन्हीं से वर्ड क्या बना? ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट मीन्स वो चीज जो सब जगह हो। प्रेजेंट, अपियरिंग और फाउंड एवरीवेयर, मतलब वो चीज क्या है? सब जगह है, दैट मीन्स वो ओमनी प्रेजेंट है। परवेसिव है, सब जगह है। यूनिवर्सल है, सब जगह है। और कौन कौन से सिनोनिम्स लिख सकते हो? वो चीज अगर सब जगह है, इसका मतलब क्या है? रैम्पेंट है, राइफ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो मैं लिखवा रही हूँ। और क्या लिख सकते हैं हम? परवेसिव लिखा हुआ है, सब जगह है तो प्रिवलेंट है। एक इडियम लिख सकते हैं, अ डाइम अ डजन है। अ डाइम अ डजन का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो बहुत ही कॉमन होती है। डाइम का मतलब होता है एक पैसा, डजन का मतलब होता है 12। तो कोई चीज जो एक पैसे में 12 आ जाए,
इसका मतलब क्या है, वो चीज बहुत ही कॉमन है। वाइड स्प्रेड लिख सकते हैं, मीन्स सब जगह फैली हुई है। एक और इडियम होता है लाइक मशरूम्स आफ्टर द रेन, लाइक मशरूम्स आफ्टर द रेन। इसका मतलब भी क्या होता है कि वो चीज सब जगह आपको मिल जाएगी, अचानक से आपको सब जगह मिल गई, मतलब सब बहुत सारी है। वो चीज कैसी है, बहुत सारी है, बहुत सारी है मतलब अबंडेंट है। तो एंटोनिम्स क्या होगा, रेयर है, स्केयर्स है, अनकॉमन है, बहुत ही ना के बराबर है। अच्छा, कोई चीज अगर ना के बराबर होती है तो उसके नाउन फॉर्म्स क्या होते हैं, उस चीज की कमी है, उस चीज की कमी है मतलब क्या है, डर्थ है उस चीज का, उस चीज की पॉसिटी है। इसका मतलब क्या होता है, इन दोनों का मतलब उस चीज की स्कैरसिटी है, मतलब वो चीज बहुत कम है। तो एआई पावर्ड चैटबॉट्स जो है बहुत ही यूबिक्विशियस हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा फैल चुके हैं, कस्टमर सर्विस इंडस्ट्रीज में बहुत कॉमन हो चुके हैं। अगला वर्ड है एंट्रेंस्ड। एंट्रेंस्ड पार्ट ऑफ स्पीच का एडजेक्टिव, मतलब जो चीज़ बस गई है, तो जो चीज़ बस चुकी है उसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रेंस्ड है। फर्मली स्टैब्लिश्ड एंड डिफिकल्ट टू चेंज, अब उसको बदल नहीं सकते हम। डीप रूटेड है, इनग्रेन्ड है, फिक्स्ड है, मतलब बसी हुई है आपके अंदर। एंटोनिम्स अनस्टेबल है, टेम्पररी है, वीक है, थोड़े बहुत टाइम की है। अच्छा, मुझे टेम्पररी का मतलब अगर क्षण भर का है तो इसके कुछ सिनोनिम्स बताना। कोई चीज अगर क्षण भर की है, इसका मतलब वो चीज कैसी है, बहुत ही कम टाइम की है, मतलब कैसी है, बहुत बार रिवर्स आया हुआ, एफेमेरल है। क्या है, ट्रांजिएंट है। क्या है, एवनेसेंट है। फ्लीटिंग है, मतलब क्षण भर की है। तो जो बसे हुए हैं सोशल नॉर्म्स मीन्स रूल्स रेगुलेशंस ट्रेडिशंस बहुत सारी सोसाइटीज में, वो आज भी केयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेनली किसको देते हैं, विमेन को देते हैं। केयर करने का काम किसका है, केयर करने का काम विमेन का है। एक्सुबरेंट हो अगर आप, मीन्स फुल ऑफ एनर्जी हो, एनर्जी ही एनर्जी है, इसका मतलब आप क्या हो, एक्सुबरेंट हो। पार्ट ऑफ स्पीच लास्ट में एन टी लग रहा है, दैट मीन्स एडजेक्टिव हो गया। आपके अंदर एक एनर्जी है, एक क्या है आपके अंदर, एक बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट है, इसका मतलब क्या है, आप एक्सुबरेंट हो। चलो मुझे एक्सुबरेंट के सिनोनिम्स बताओ, तीन तो यहाँ पे लिखे हुए हैं, एंथुजियास्टिक हो, एनर्जेटिक हो, लाइवली हो, और बता दो, जॉयफुल हो, वाइब्रेंट हो। एनिमेटेड का मतलब भी एक होता है कि आप फुल ऑफ लाइफ हो, मतलब एनर्जी एनर्जी है। चीयरफुल हो, खुशी खुश हो, ग्ली हो, बहुत खुश हो, अपबीट हो, बहुत ही ज्यादा खुश हो, स्पिरिटेड हो, या फिर क्या कह सकते हैं, इन हाई स्पिरिट्स हो, इन हाई स्पिरिट्स हो, मतलब बहुत ही ज्यादा खुश हो। और क्या बोल सकते हैं, हाँ, रेडियंट हो, आपके अंदर से एक अलग ही एनर्जी निकल रही है। जेलस हो, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो, बहुत ही ज्यादा खुश हो। और क्या बोल सकते हैं, हाँ, एक्सेटिक हो, एक्सटैटिक हो, जुबिलेंट हो, बहुत हैप्पी, यूफोरिक हो, राइट, ग्ली हो। ग्ली का मीनिंग भी क्या होता है कि आप बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो, बहुत ही ज्यादा खुश हो। और कोई वर्ड याद आ रहा है, जॉयफुल लिख लिया हमने, हाँ जॉयफुल तो लिख लिया। अच्छा, ग्ली तो नाउन हो गया ना, तो ग्लीफुल लिखेंगे, ग्लीफुल हो, बहुत खुश हो। हाँ, बायंट हो, बायंट कैसे भूल गए हम लोग, बायंट हो। एक वर्ड होता है रैप्चरस हो, रैप्चरस का भी मतलब क्या होता है, आप बहुत ही ज्यादा खुश हो। गिडी हो, हैप्पी हैप्पी सा फील कर रहे हो, बहुत अच्छा अच्छा सा फील कर रहे हो। अच्छा, हैप्पी हो तो होपफुल भी आ सकता है ना, उम्मीद बहुत है। होपफुल का एक सिनोनिम क्या होता है, सैंग्विन हो, सैंग्विन इज व्हाट, ऑप्टिमिस्टिक हो। मैम जॉली, राइट, जॉली हो, जोवियल हो, बहुत खुश हो। एक वर्ड होता है मर्थफुल, मर्थ का मतलब होता है हैप्पीनेस, मर्थफुल हो मीन्स भरे हुए हो हैप्पीनेस से, खुशी से। तो इन सारे के सारे शब्दों का मीनिंग होता है हैप्पी। और जेस्टी हो, पेपी हो, याद है भी कुछ दिन पहले ये वर्ड्स हम लोगों ने किए थे,
परकी हो, फ्रिस्की हो, मीन्स खुशी ही खुशी। फिर वो वाले वर्ड्स आ जाएंगे, याद आ रहा होगा आपको, जेलस के सिनोनिम्स हमने पढ़े थे, फर्वेंट हो, आर्डेंट हो, मीन्स बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो। एंटोनिम्स ग्लूमी हो, एपिथेटिक हो, सबड्यूड हो, इसका मतलब दुखी हो। अच्छा, मुझे दुखी के भी कुछ सिनोनिम्स बता दो। अगर कोई इंसान बहुत ही ज्यादा दुखी है, इसका मतलब वो क्या है? सैड है, ग्रीवियस है, ग्रीवियस, ग्रीवियस है, ग्लूमी है। ग्लूमी का एक सिनोनिम हमने क्या पढ़ा था? मेलनकोलिक है। अगर ऑथर की टोन मेलनकोलिक होती है, इसका मतलब क्या होता है? बहुत ही दुखी होता है। ब्लैंड है, ब्लैंड मीन्स कोई इमोशन ही नहीं है, कोई खुशी ही नहीं है। लैकलस्टर है, मतलब उसकी चमक क्या चली, उसकी चमक उसके अंदर से चली गई है। ग्लूमी लेकिन डाउनकास्ट है। एक इडियम होता है डाउन इन डम्स, मीन्स बहुत दुखी है। मोरोस है, बहुत सैड है। वीफुल है, हद से ज्यादा क्या है? दुखी है। हाँ, सॉरोफुल है, राइट, दुखी है। डेस्पोंडेंट है, क्या है? अनहैप्पी है, दुख ही दुख है जिंदगी में। तो जो फैंस थे उन्होंने बहुत ही खुशी से सपोर्ट दिखाया, बहुत एनर्जेटिक सपोर्ट दिखाया अपनी टीम के लिए पूरे के पूरे मैच में। तो इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या था? इन सारे शब्दों का मीनिंग था कि वो इंसान कैसा है? बहुत ही सैड है। हाँ, एक और वर्ड होता है ल्यूग्यूब्रियस, राइट, ल्यूग्यूब्रियस है, इसका मतलब क्या है? सैड है। डोलफुल है, राइट, डोलफुल है मीन्स सैड है। ग्लम है, सैड है। मोर्नफुल है, सैड है, मीन्स अच्छा उसे बिल्कुल भी फील ही नहीं हो रहा है। डिप्रेस्ड भी कह सकते हैं, डिप्रेस्ड है, डिजेक्टेड है। मर्थफुल वहां की आता हैप्पी है, मर्थलेस है, मतलब क्या है? सैड है। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज मैल्फियसेंस। लास्ट में ए एन सी लग रहा है, पार्ट ऑफ मैल्फियसेंस पे आ गए ना हम लोग। हाँ, लास्ट में ए एन सी लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन हो गया। अच्छा, रूट वर्ड है मैला। मैला शब्द का मीनिंग क्या होता है? मैला और कैको, दो शब्द होते हैं, इनका मीनिंग होता है बैड, खराब। तो मैल्फियसेंस मीन्स कोई चीज किसी ने गलत किया है। तो कोई चीज अगर किसी ने गलत किया है तो उसने क्या किया है? मैल्फियसेंस किया है। मीन्स रॉन्ग डूइंग स्पेशली बाय अ पब्लिक ऑफिशियल। तो किसी पब्लिक ऑफिशियल ने कुछ गलत किया है, मैल्फियसेंस। मिसकंडक्ट, रॉन्ग डूइंग, करप्शन। एंटोनिम्स इंटीग्रिटी है, ऑनेस्टी है, राइटियसनेस है कि सही काम कर रहा है। अच्छा, जो इंसान सही काम करता है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है स्क्रूपुलस। स्क्रूपुलस का मतलब क्या है? वो इंसान बहुत ऑनेस्ट। दो मीनिंग होते हैं बेटा इस स्क्रूपुलस के। एक तो होता है आप बहुत ऑनेस्ट हो, दूसरा मीनिंग क्या होता है? कि आप बहुत केयरफुल हो अपने काम को करने में। तो इसके दोनों मीनिंग्स होते हैं, ऑनेस्ट भी होता है और केयरफुल भी होता है। तो अनस्क्रूपुलस क्या हो गया? अनस्क्रूपुलस क्या हो गया? डिसऑनेस्ट हो गया, या फिर जो केयरफुल नहीं है। तो जो मेयर था उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया कि उसने गलत काम किए। किसके बाद? जब सबूत आया। किसका सबूत आया? ब्राइबरी का, रिश्वत का। केम टू लाइट मीन्स नजरों में आया। तो जब रिश्वत का सबूत आया तो मेयर पे क्या लगाया गया? इल्जाम लगाया गया। नेक्स्ट वर्ड इज रीबटल। रीबटल में चीजें मैच नहीं कर रही है, कोई कुछ कह रहा है, आपने उसकी बात को गलत प्रूफ कर दिया, तो उसको क्या बोलते हैं? रीबटल करना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो गया। और रेफ्यूटेशन और कॉन्ट्रडिक्शन, किसी चीज के खिलाफ कोई चीज। रेफ्यूटेशन, काउंटर आर्ग्यूमेंट, डिनायल की मतलब जो तुम बोल रहे हो वो गलत है। एंटोनिम्स कंफर्मेशन है, एंडोर्समेंट में सपोर्ट कर रहे हो, अग्रीमेंट है, चीजें मैच कर रही हैं। तो जो लॉयर का रीबटल था, लॉयर ने जो अपोज करने वाली बात करी, उसने बहुत अच्छे से डिसमेंटल कर दिया। डिसमेंटल मीन्स खत्म कर दिया, तबाह कर दिया ऑपोजिंग काउंसिल के आर्ग्यूमेंट को। तो सामने वाले के जो आर्ग्यूमेंट थे वो एकदम गलत प्रूव हो गए। किस चीज से? लॉयर की बातों से। रिप्रीव, सुकून। सुकून इज व्हाट? रिप्रीव। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है।
अ टेम्पररी रिलीफ और डिले फ्रॉम समथिंग अनप्लेजेंट। कोई खराब चीज है, सुकून को क्या बोलते हैं? रिप्रीव। रिलीफ है, पोस्टपोनमेंट है, सस्पेंशन है, इसका मतलब क्या है? सुकून मिल रहा है। एंटोनिम्स कॉन्टिन्यूएशन, लगातार चीजें खराब हो रही है, एग्रवेशन और खराब कर दिया, इंटेंसिफिकेशन और खराब कर दिया। सुकून का एक बहुत ही प्यारा वर्ड होता है सोलेस। तो अगर आप किसी को सोलेस दे रहे हो मतलब सुकून दे रहे हो, कंफर्ट दे रहे हो, सुकून दे रहे हो, ईज कर रहे हो चीजों को, इसका मतलब क्या है? आप उसको क्या दे रहे हो? सुकून दे रहे हो। सूद करना होता है तो सूदिंग इज व्हाट? सुकून देना। रेस्पाइट लिखा हुआ नहीं, रेस्पाइट वर्ड का मतलब भी क्या होता है? सुकून देना। एंटोनिम्स, चीजों को खराब किए जा रहे हो, और पे और खराब कर रहे हो चीजों को। तो एग्रावेशन लिखा हुआ है तो एग्जासर्बेशन भी लिख सकते हैं, है ना, कि चीजें क्या हो रही है? खराब हो रही है। तो मॉनसून की बारिश ने कुछ सुकून दिया फार्मर्स को, जो कि परेशान थे। किससे? ड्रॉट से। ड्रॉट मीन्स जो सूखा पड़ रहा था, वो उससे क्या थे? बहुत ही ज्यादा परेशान थे। मंडेन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मीन्स जिसमें बहुत ही बोरिंग सी चीज को क्या बोलते हैं? मंडेन बोलते हैं। मतलब वो चीज जिसके अंदर कोई इंटरेस्ट ही ना हो, मतलब बहुत ही बोरिंग सी हो। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, डबल स्टार मार्क कर लेना, बहुत बार आया है ये वर्ड एग्जामिनेशन में। ऑर्डिनरी है, रूटीन है, मोनोटोनस है, कॉमन प्लेस है, मतलब कुछ नयापन नहीं है, बड़ी ही बोरिंग सी है। और क्या कह सकते हैं? हमने एक वर्ड पढ़ा था, ब्लैंड है। एक इंसिपिड वर्ड होता है। इंसिपिड का मतलब क्या होता है? वो चीज बड़ी फीकी सी है। टीडियस है। टीडियस इज व्हाट? बोरिंग है, कुछ मजा ही नहीं आ रहा। मोनोटोनस तो लिखा ही हुआ है, मोनोटोनस है, बड़ी बोरिंग सी है, डल है, अनएक्साइटिंग है, कुछ भी मजा नहीं आ रहा, बड़ी यूजुअल सी है, बहुत ही कॉमन है। और क्या बोल सकते हैं? अभी एक और वर्ड पढ़ा था, याद आ रहा होगा, लैकलस्टर है, कोई चमक ही नहीं है उसके अंदर। ड्रैब है, बड़ी खराब सी है, बड़ी बहुत ही ज्यादा कैसी है? बोरिंग सी है। राइफ नहीं कह सकते। राइफ का तो मतलब होता है कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा फैली हुई है, उसको क्या बोलते हैं? अच्छा, वो वाले वर्ड्स कह सकते हैं। कौन कौन से वर्ड्स? बैनल, याद आ रहे होंगे ये वर्ड्स। स्ट्राइट, हैकनीड, प्लैटिट्यूड, क्लीशे। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है? कि कोई चीज इतनी बोरिंग है, मतलब आपने इतनी बार सुन ली है कि आपको वो बहुत ही बोरिंग लग रही है, मतलब कुछ मजा सा ही नहीं आ रहा उसमें। वो सारे वर्ड्स आते हैं ना, तो मुंडेन के सिनोनिम्स में कह सकते हैं, मतलब बहुत ही बोरिंग हो गई है, रेपिटेटिव हो गई है, बार बार यही सुनने को मिल रहा है, तो कुछ मजा नहीं आ रहा। एंटोनिम्स क्या हो गए? एक्साइटिंग है, एक्स्ट्रॉर्डनरी है, थ्रिलिंग है, बड़ा मजा आ रहा है भाई। तो एस्ट्रोनॉट्स के जो डेली चोर्स थे, चोर्स का मतलब है रोज के जो काम थे स्पेस में, जैसे कि क्लीनिंग, ये मंडेन है, बहुत ही बोरिंग है, लेकिन ये जरूरी है किस चीज के लिए? सर्वाइवल के लिए। सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, एक और वर्ड याद आया, प्रोसाइक। प्रोसाइक का मतलब भी क्या होता है? कोई चीज जो बड़ी ही बोरिंग सी है। चलो अगला वर्ड है लॉडेबल। लॉडेबल का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो तारीफ के लायक है। तो अगर किसी चीज की आप बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हो तो मतलब वो चीज कैसी है? लॉडेबल है। चलो, तारीफ करने के सिनोनिम्स बताएंगे अब सभी लोग मुझे। अगर आप किसी को तारीफ, किसी की बहुत भर भर के तारीफ कर रहे हो तो आप उसको क्या कर रहे हो? लॉर्ड कर रहे हो, अपलॉड कर रहे हो, कमेंड कर रहे हो, एप्रिशिएट कर रहे हो, प्रेज कर रहे हो, एक्सटॉल कर रहे हो, हेल कर रहे हो, यूलोजाइज कर रहे हो, यूलोजाइज कर रहे हो। अगर रिस्पेक्ट की बात आ जाती है तो वेनरेट कर रहे हो, ग्लोरीफाई कर रहे हो। और कोई वर्ड याद आ रहा है? हाँ, एडमायर कर रहे हो, एक्लेम कर रहे हो, एग्जॉल्ट कर रहे हो। इसका मतलब क्या है? उसकी भर भर के आप क्या कर रहे हो? भर भर के तारीफ कर रहे हो। सारे वर्ड्स का एक्सल्ट नियर सिनोनिम होता है। इसका मतलब क्या होता है? कि आप उसके बारे में क्या कर रहे हो? खुशी दिखा रहे हो उसकी
मतलब उसने कुछ बहुत अच्छा किया और आप खुशी दिखा रहे हो, मतलब तारीफ भी कर रहे हो, खुशी भी दिखा रहे हो, तो वो एक्सल्ट हो जाता है। तो ये सारे वर्ब फॉर्म्स थे और इसी का एडजेक्टिव फॉर्म था लॉडेबल। तो कोई चीज जो तारीफ के लायक हो, प्रेज वर्दी हो, कमेंडेबल हो, एडमायरेबल हो, तारीफ के लायक हो। एंटोनिम्स, इल्जाम लगा रहे हो, ब्लेम वर्दी है, कंडेमनेबल है, डिसरिप्यूटेबल है, इल्जाम लगाने के लायक है। तो टीम की जो कोशिशें थी कि वो अंडर प्रिविलेज को मदद करे, वो क्या थी, वो तारीफ के लायक थी। चलो बुराई करने की बात आ गई है ना, तारीफ की बात आ गई, तो मुझे कुछ सिनोनिम्स बता दो बुराई करने के। सभी लोग मुझे बताएंगे बुराई करने के सिनोनिम्स, और आज कोशिश करनी है हमें कि कम से कम हम 50 सिनोनिम्स लिख दें बुराई करने के। कर पाएंगे कोशिश 50? चलो कोशिश करते हैं। पहले सी वाले सारे लिखते हैं। क्रिटिसाइज, कंडेम, चेस्टाइज, कैस्टिगेट, चाइड। डी वाले डिमीन, डिनाउंस, डिक्राई, डिसअप्रूव। बी वाले बिरेट, आप लोगों को भी याद आते रहे तो बताते रहना है ना, बी लिटिल। आर वाले लिखते हैं चलो रिब्यूक, रेप्रीमैंड, रिप्रोच। हाँ मैं अपने आपको स्क्रीन से हटा लेती हूँ कि बहुत सारा स्पेस चाहिए होगा, 50 लिखने हैं। हाँ जी, और बताएंगी मैम। सेंश्योर है क्या? राइट, सेंश्योर करना। हाँ, मॉक, स्कॉफ, टॉन्ट, इंसल्ट, जियर, जाइब, स्नीयर, स्लैंडर। राइट, वेरी गुड। 50 कर दें, देखते हैं कितने लिख पाते हैं ना। डिस्पैरेज, डिमीन लिखा है हमने, हाँ डिमीन लिख लिया है हमने। टार्निश कर देना किसी की इमेज को, डिराइड करना। राइट, और कोई वर्ड याद आ रहा हो? विलिफाई करना, स्कॉन करना, डिसऑनर करना, बुराई करना। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 4 5 6 7 8 9 29 हो गए। और अगली स्लाइड पे लिख लेते हैं। हाँ, लेम्बास्ट करना। 30 हो गए, मतलब 20 और लिखने हैं। 30 है ओवर 20 मोर। हाँ, कुछ फ्रेजल वर्ब्स लिख लेते हैं। च्यू आउट करना, पुल अप करना मीन्स बुराई करना, एडमोनिश करना रह गया, एडमोनिश करना, स्कोल्ड करना, डिस्ग्रेस रह गया, लिख लिया, हाँ डिस्ग्रेस रह गया, डिस्ग्रेस करना, शेम करना, डिसऑनर करना, डेनिग्रेट करना, स्मीयर करना, स्नब करना। राइट, इन सब का मतलब क्या है? आप उस इंसान की क्या करो? बुराई करो। डिस्पैरेज लिख लिया था हमने, डिस्पैरेज लिख लिया था। और कोई सिनोनिम किसी को याद आ रहा हो? हाँ, रीड द राइट एक्ट एक इडियम याद आ गया। राइट, रीड द राइट एक्ट, टेक टू टास्क। राइट, टेक टू ह्यूमिलिएट करना, एट करना मीन्स बुराई
करना, वाइट्यूपरेट करना कह सकते हैं, वाइट्यूपरेट करना, कॉल आउट करना, राइट, बुराई करना। हुए और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 मोर, 2 और बताने पड़ेंगे आपको। शायद तो लिख लिया होगा हमने, 2 मोर। हाँ, एक इडियम और याद आया, थ्रो शेड मीन्स बुराई करना। हाँ, टीयर डाउन तुम लिखना ही भूल गए, राइट, टीयर डाउन करना, बुराई करना। एक लिखते हैं ड्रैग समवंस नेम, किसी का नाम कीचड़ में उछालना, थ्रू द मड। इसका मतलब क्या होता है, बुराई करना। तो ये सारे के सारे शब्द हो गए बुराई करने के। यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक मीन्स आपको उसके रेपरकशंस फेस करने पड़ेंगे, तो इंसल्ट करने का नहीं है ये। चलो हो गए 50, क्या बात है, वेरी गुड। चलो, सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था, सारे के सारे वर्ड्स आपके वर्ब्स थे। आ जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पे। अ वॉल्यूम कंटेनिंग सेवरल वर्क्स कवरिंग मेनी थिंग्स एट बस, बहुत सारी चीजें एक ही बार में आ गई, ओमनी बस। ओमनी रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ओमनी और पैन इज ऑल। तो ऐसी चीज जिसमें बहुत सारी चीजें आ जाए उसको हम ओमनी बस यूज करते हैं। ओमनी बस को हम एक व्हीकल के लिए भी यूज करते हैं, एक ऐसा व्हीकल जिसको बहुत सारी चीजों के लिए यूज कर सकते हो। मल्टीपर्पज व्हीकल को भी क्या बोला जाता है, ओमनी बस बोला जाता है। इनफॉर्मल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, डबल स्टार मार्क करना बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। आप इनफॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हो, आप फॉर्मल कन्वर्सेशन नहीं कर रहे, नॉर्मल बात नहीं, नॉर्मल बात कर रहे हो तो कोलोकियल कन्वर्सेशंस बोलते हैं इसको। तो कोलोकियल मीन्स इनफॉर्मल कन्वर्सेशंस। इसमें भी रूट वर्ड लोकुआ है। लोकुआ वर्ड का मीनिंग क्या होता है, स्पीच। बहुत ही ज्यादा बड़ा ऐसे पॉम्पुअस या हाई फ्लोन लैंग्वेज यूज कर रहे हो, मतलब बहुत ही शानदार लैंग्वेज यूज कर रहे हो, मैग्नीलोक्वेंट। इसमें रूट वर्ड है मैग्ना। मैग्ना वर्ड का मीनिंग होता है बिग या हाई। लोकुआ का मीनिंग होता है स्पीच, तो मैग्नीलोक्वेंट। इंट्रोडक्शन किसी चीज का, प्रीएम्बल, प्री, प्रो, एंटी, फोर, इन सारे रूट वर्ड्स का मीनिंग होता है बिफोर। तो प्रीएम्बल किसी चीज का इंट्रोडक्शन, प्रोलोग भी बोलते हैं। प्रोलोग भी क्या होता है, किसी चीज का इंट्रोडक्शन। फ्रेजल वर्ब्स, चिप इन मीन्स किसी चीज में आप मेहनत लगा रहे हो या पैसा लगा रहे हो, उसको बोलते हैं चिप इन। कॉन्ट्रीब्यूट मनी और एफर्ट टू समथिंग, तो आई विल चिप इन सम अमाउंट मीन्स मैं कुछ पैसा इसमें लगा दूंगी। चोक ऑफ, किसी का आपने गला घोट दिया, मतलब उस चीज को अचानक से रोक दिया। गला घोटने में इंसान तुरंत मर जाता है, तो चोक ऑफ कर देने का मतलब क्या है, किसी चीज को अचानक से फोर्सफुली प्रेशर लगा के रोक देना। चक अवे, इसका मतलब क्या है, कोई चीज आपने फेंक दी, मतलब बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, वेस्ट कर दी। डिस्पोज ऑफ, ये हमेशा याद रखना, बहुत बार ग्रामर का क्वेश्चन आता है, डिस्पोज ऑफ में ओ डबल एफ ऑफ नहीं आता, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है एरर डिटेक्शन का, यहाँ से सिंगल ऑफ एफ वाला ओ एफ होता है, मीन्स किसी चीज को आपने फेंक दिया। चर्न आउट मीन्स भर भर के कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हो, खराब क्वालिटी की प्रोड्यूस कर रहे हो बट भर भर के कर रहे हो। क्वांटिटी मैटर्स, क्वांटिटी आपके लिए मैटर कर रही है, क्वालिटी मैटर नहीं कर रही, मीन्स यू आर चर्निंग आउट ह्यूज अमाउंट्स ऑफ समथिंग। ईडियम्स एंड फ्रेजेस पे आ जाते हैं। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं है, जो हो गया भूल जाओ ना उसको। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स मीन्स टू डिसाइड टू फॉरगेट डिसएग्रीमेंट्स और आर्ग्यूमेंट्स दैट हैपन इन द पास्ट, तो पास्ट में जो हुआ था उसको भूल जाओ। अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब कुछ खराब चीजें हैं लेकिन उसमें कुछ अच्छा भी है। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग मीन्स खराब चीजों के अंदर भी कुछ ना कुछ अच्छा छुपा होता है। कास्ट इन द सेम मोल्ड, बिल्कुल एक जैसे है, तो अगर आप एक ही सांचे में बने हुए हो, एक ही सांचे में बने हुए हो मतलब बिल्कुल एक जैसे हो, उसको बोलते हैं कास्ट इन द सेम मोल्ड। स्पिल द बीन्स, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मीन्स आपने किसी का सीक्रेट लोगों को बता दिया।
आपने रिवील कर दिया सीक्रेट को, क्या कर दिया, डाइवल्ज कर दिया सीक्रेट को, अनवील कर दिया सीक्रेट को, डिस्क्लोज कर दिया सीक्रेट को। टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, आप किसी चीज को हल्के से नमक के साथ ले रहे हो, मतलब आपको उस पर विश्वास नहीं है, आपको डाउट हो रहा है, तो जो भी आपको बताया जा रहा है आपको उस पर डाउट हो रहा है, मीन्स यू आर टेकिंग इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। समझ आई वोकैबुलरी? मजा आया वोकैबुलरी में? मुझे तो बहुत मजा आता है वोकैबुलरी पढ़ाने में। आप लोगों को आया या नहीं आया मुझे ऐसे बताओ। आई होप सभी को आया है। आज एक रिक्वेस्ट करूंगी, ऑलमोस्ट 4000 बच्चे देख रहे हैं, मैं 4000 लाइक्स नहीं है, तो एक बार तुरंत के तुरंत सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे, तुरंत के तुरंत, विदाउट डिले। चलो आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे, द केस फॉर क्यूरियोसिटी ड्रिवन साइंस। क्यूरियोसिटी मीन्स जिज्ञासा, जिज्ञासा से जो साइंस बनती है उसके बारे में ऑथर बात करने वाले हैं। चलो देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं, पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। रीड इट एवरीवन। आज जिन भी बच्चों का एग्जाम है बेटा, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। चलो एक बार पढ़े, देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। नेशनल साइंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन February 28। फरवरी 28 तारीख को नेशनल साइंस डे होता है। हर साल इसको मनाया जाता है टू कमेमोरेट, कमेमोरेट मीन्स याद करने के लिए। किस चीज को याद करने के लिए हम इसको बनाते हैं? द डिस्कवरी ऑफ, कि ढूंढा गया था, किस चीज को डिस्कवर किया गया था? रमन इफेक्ट ढूंढा गया था, किनके द्वारा? सीवी रमन के द्वारा। अब ये रमन इफेक्ट होता क्या है? द रमन इफेक्ट डिस्क्राइब्स, ये डिस्क्राइब करता है द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कि किस तरीके से लाइट फैल रही है, किसके द्वारा? मॉलिक्यूल्स किस तरीके से लाइट को फैलाते हैं। मॉलिक्यूल्स पता है एटम्स होते हैं किसी भी चीज के अंदर, हर एक एलिमेंट एटम से बना होता है, एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो मॉलिक्यूल्स किस तरीके से लाइट को फैला रहे हैं, जिसकी वजह से शिफ्ट हो रहा है। शिफ्ट मीन्स एक बदलाव आ रहा है वेवलेंथ में, उनकी वेवलेंथ में। वेवलेंथ भी एक साइंटिफिक टर्म ही है, हर एक कह सकते हैं मॉलिक्यूल की एक वेवलेंथ होती है। इट वॉज अ मेजर ब्रेक थ्रू, एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू का मतलब क्या? बहुत ही बड़ा इनोवेशन था ये, बहुत ही बड़ी एक नई चीज थी जो आई थी। इन अंडरस्टैंडिंग, समझने में, किस चीज को समझने में? दी इंटरेक्शन, की किस तरीके से इंटरेक्शन होता है, चीजें होती हैं किसके बीच में? लाइट और मैटर के बीच में। दिस डिस्कवरी, इस डिस्कवरी की वजह से रमन जी को नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में 1930 में, जिसने मार्क किया एक सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मीन्स एक बहुत ही ह्यूज, माइलस्टोन मीन्स सक्सेस, एक बहुत ही बड़ी सक्सेस मिली इंडियन साइंटिफिक अचीवमेंट्स में, हमारे अचीवमेंट्स को। हाउएवर, लेकिन व्हाट वाज रमन्स ओरिजिनल गोल, रमन जी का ओरिजिनल मकसद क्या था? वॉज ही मोटिवेटेड, क्या वो इस चीज से मोटिवेटेड थे? किस चीज से? बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ, प्रोस्पेक्ट मीन्स चांसेस, कि चांस होगा कि वो तुरंत की तुरंत सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। क्या वो इस चीज से मोटिवेटेड थे? या फिर उनका जो परस्यूट ऑफ साइंस था, परस्यूट का मतलब क्या होता है? आप किसी चीज को चाह रहे हो, आप किसी चीज के पीछे पड़े हो, तो उसको क्या बोलते हैं? वो आपका परस्यूट है, मतलब द एक्शन ऑफ ट्राइंग टू गेट समथिंग। तो वो जो उनका साइंस
को जो चाहते थे, साइंस को में जो अचीव करना चाहते थे, वो किस चीज से ड्रिवन था? क्या वो किसी बहुत ही गहरी चीज से ड्रिवन था? क्या उनका मोटिवेशन बहुत गहरा था? उनकी जो डिस्कवरी थी वो ड्रिवन नहीं थी कमर्शियल इंटरेस्ट से। उनको ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ ऐसा बनाना है जिससे मुझे बहुत पैसे का फायदा हो या फिर कोई इमीडिएट एप्लीकेशन हो कि तुरंत की तुरंत हम उसको अप्लाई कर सकें। ऐसे कोई उनका कोई मोटिवेशन नहीं था। उनका मोटिवेशन क्या था? इट वॉज बॉर्न आउट। बॉर्न आउट मीन्स वो कहाँ से पैदा हुआ, उनका मोटिवेशन कहाँ से आया? ऑफ एन इनेट। इनेट मीन्स नेचुरल, कि इंसान के अंदर खुद से जो जिज्ञासा होती है। तो उन्होंने ये इसलिए किया क्योंकि उनके अंदर जिज्ञासा थी, वो इमेजिन कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने ये चीज की। येट टुडे, लेकिन फिर भी द वेरी नेचर, वेरी कब यूज करते हैं? जब किसी के ऊपर जोर डाल रहे हो। तो जो नेचर है साइंटिफिक इंक्वायरी का, कि हम साइंस से जो सवाल पूछते हैं वो किस की वजह से आ रहे हैं? रीशेप्ड हो रहे हैं, उनमें चेंजेस आ रहे हैं, इकोनॉमिक एंड मार्केट कंसिडरेशंस। तो ऑथर ने वही बोला कि आजकल लोग किस चीज के ऊपर डिस्कवरी कर रहे हैं जिससे उनको फायदा हो, या तो इकोनॉमिकली फायदा हो, पैसे का फायदा हो, या मार्केट उस चीज को चाहती हो। साइंटिफिक एंटरप्राइज में साइंस को लेकर जो काम किया जा रहा है इज ऑफन व्यूड, उसको कैसे देखा जा रहा है? थ्रू द लेंस ऑफ मार्केट वैल्यू, कि आपने कुछ किया है, अगर उसकी कोई मार्केट वैल्यू है, उससे कोई फायदा हो रहा है तुरंत की तुरंत, उससे पैसा आ रहा है, तभी वो फायदेमंद है, नहीं तो नहीं है। ऐसा सोचा जा रहा है आज के टाइम पे। इकोनॉमिक रिटर्न, कितना पैसे में फायदा हो रहा है, उसके बेसिस पे साइंस को देखा जा रहा है। और इमीडिएट टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन, और क्या हम उसको तुरंत के तुरंत टेक्नोलॉजी में लगा पा रहे हैं, नहीं लगा पा रहे हैं, उसके लेंस से, उसकी तरीके से, उसकी नजरों से साइंस को देखा जा रहा है। तो ऑथर की जो टोन है वो थोड़ी सी क्रिटिकल है। ऑथर ने बोला कि जब सीवी रमन जी को नोबेल प्राइज दिया गया था, या उनको याद करने के लिए नेशनल साइंस डे बनाया गया, तो सीवी रमन जी का मकसद क्या था? कि क्या उनको कोई पैसे से फायदा हो रहा था उसकी इस डिस्कवरी से? क्या उसका कोई तुरंत के तुरंत एप्लीकेशन हो रहा था? नहीं। उनका मकसद था कि उनके अंदर की जो जिज्ञासा है उन्हें उसको शांत करना था, अपनी इमेजिनेशन को लेके आना था साइंस में। लेकिन आजकल क्या हो गया है? आजकल उसी साइंस की चीज को रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, जिसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू होती है, जो कहीं ना कहीं कोई फायदा पहुंचाए। तो ये जो चेंज आया है हमारी साइंस को देखने के नजरिए में, ये चेंज अच्छा नहीं है, ऐसा ऑथर ने बोला। पैसेज समझ आया सभी को? एवरीवन, प्यारा, बहुत प्यारा पैसेज है। चलो अब कुछ कुछ क्वेश्चंस का मुझे आंसर देंगे सभी लोग। एक तो मुझे ये बताएंगे ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। एवरी का 120 रूल्स ऑफ ग्रामर का रूल नंबर 1 बताएंगे। शिफ्ट का पार्ट ऑफ स्पीच बताएंगे। इस सेंटेंस का टेंस बताएंगे। ये बताएंगे एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है। ये बताएंगे एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है। ये एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है। इज बीइंग रिशेप्ड एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है। इसका सब्जेक्ट भी बताएंगे और यहां से लेकर यहां तक पार्सिंग करेंगे। चलिए देखते हैं। इज ऑब्जर्व्ड, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है। सिंपल प्रेजेंट का ये पैसिव वॉइस है। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर रूल नंबर 1 क्या है कि ईच और एवरी, ईदर और नीदर, इन चारों के साथ डायरेक्टली नाउन आता है वो भी सिंगुलर आता है, और डायरेक्टली वर्ब आती है वो भी सिंगुलर वर्ब ही आती है, कभी आप प्लूरल वर्ब यूज नहीं करते। हाँ, लेकिन अगर इनके आगे ऑफ लिखा होता है, एवरी के आगे तो ऑफ लिख ही नहीं सकते आप क्योंकि एवरी प्रोनाउन नहीं होता, लेकिन अगर ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ लिखा होता है तो इनके आगे जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है। शिफ्ट नाउन है, आर्टिकल हमेशा नाउन के बारे में बताता है। एक ही वर्ब है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस है ये। वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। इज प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस है। इसका सब्जेक्ट जो है नेचर है, ये प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, तो इन वर्ब का सब्जेक्ट था नेचर। चलो पार्सिंग कर लेते हैं। साइंटिफिक एडजेक्टिव हो गया, एंटरप्राइज नाउन है, इज वर्ब है,
ऑफन एडवर्ब है, व्यूड वर्ब है, थ्रू प्रपोजिशन है, द आर्टिकल है, लेंस नाउन हो गया, ऑफ प्रपोजिशन हो गया, मार्केट वैल्यू को पूरा नाउन भी समझ सकते हो या मार्केट को एडजेक्टिव वैल्यू को नाउन मान सकते हो। इकोनॉमिक एडजेक्टिव है, रिटर्न नाउन है, एंड कंजंक्शन है, इमीडिएट एडजेक्टिव है, टेक्नोलॉजिकल एडजेक्टिव है और एप्लीकेशन नाउन है। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। कितने लोगों के सारे आंसर्स ठीक निकले? आई होप मेनी ऑफ यू। चलिए अगला पैराग्राफ क्या लिखा हुआ है? फंडिंग एजेंसीज वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर की जो फंडिंग एजेंसीज हैं, इसमें इंडिया में भी आती हैं। फंडिंग का मतलब जो पैसे देती हैं। आर प्रायोरिटाइजिंग, प्रायोरिटाइजिंग मीन्स ऊपर रख रही है। किस चीज़ को ऊपर रख रही है? सोल्यूशन ओरिएंटेड, की ऐसी साइंस जो किसी चीज़ का सोल्यूशन दे, या फिर कमर्शियली ड्रिवन रिसर्च जो जिससे पैसा जनरेट हो, जिससे पैसा बने। एज अ रिजल्ट, इस चीज़ की वजह से जो रिसर्च के आउटकम्स हैं, आउटकम्स मीन्स रिजल्ट्स, तो जो रिसर्च करने के रिजल्ट्स आते हैं आर इंक्रीजिंगली इवेल्युएटेड, उनकी जांच की जाती है किसके ऊपर? बेस्ड पेटेंट्स के ऊपर। पेटेंट्स का मतलब क्या है कि क्या हम उससे कॉपीराइट ले सकते हैं, पेटेंट ले सकते हैं। पेटेंट का मतलब क्या होता है कि अब वो कोई भी टेक्नोलॉजी को अगर कोई और यूज करेगा तो उसे आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी। एंटरप्रेन्योरशिप, क्या उस चीज से कोई बिजनेस किया जा सकता है। एंड पॉसिबिलिटी ऑफ, क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि कोई स्टार्टअप लॉन्च किया जा सकता है उस टेक्नोलॉजी से। कमर्शियल वेंचर्स, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन रन किया जा सकता है जिससे पैसा आए। कंसल्टेंसी दी जा सकती है क्या? इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप की जा सकती है क्या? तो आज के टाइम पे साइंस जो है इसी चीज के ऊपर घूम रही है। अगर कुछ ऐसा होता है तभी उस रिसर्च को वैल्यू दी जाती है। अप्लाइड रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च का मतलब क्या है? रिसर्च जो आप कर रहे हो जो कहीं ना कहीं आप अप्लाई कर सकते हो, मतलब कहीं ना कहीं यूज में आ सकती है। हैज बिकम द डोमिनेंट, डोमिनेंट का मतलब क्या होता है? पावरफुल। कोई चीज अगर डोमिनेंट है इसका मतलब क्या? वही चल रही है, इसके अलावा कोई भी चीज नहीं चल रही है। पैराडिग्म, पैराडिग्म का मतलब क्या होता है? किसी चीज का एग्जाम्पल, किसी चीज का पैटर्न। तो डोमिनेंट पैटर्न, पावरफुल पैटर्न वही बन चुका है अप्लाइड रिसर्च विद साइंटिस्ट। और साइंटिस्ट से क्या उम्मीद की जा रही है? कि वो टैंजिबल प्रोडक्ट्स दें। टैंजिबल मीन जिनको हम देख सकें, जो सामने हो, ऐसे प्रोडक्ट्स दें, ऐसे सोल्यूशन दें जो सामने आए। वाइल द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ऑथर कह रहे हैं मैं इस बात को मना नहीं कर रहा कि साइंस के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं कह रहा हूं कि जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि साइंस ऐसी है जो अप्लाई हम कर सकेंगे अनडिनाइबली। अनडिनाइबली मीन इस पर कोई शक नहीं है मुझे, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो यूटिलिटेरियन अप्रोच है, यूटिलिटेरियन का मतलब क्या होता है? बेस्ड ऑन यूटिलिटी, बेस्ड ऑन यूज, कि कोई चीज अच्छी तभी जब वो यूज में आ रही है। तो ये जो अप्रोच है ये रिस्क डाल देती है, खतरा डाल देती है किस चीज पे? इरोड कर देना। इरोड मीन्स तबाह कर देती है ट्रू इसेंस। इसेंस का मतलब क्या है? मीनिंग, जो एक्चुअल में मीनिंग होता है साइंटिफिक इंक्वायरी का। साइंस क्यों होती है? साइंस इसलिए होती है कि आप, हमारे अंदर जो जिज्ञासा है नेचर को जानने में, अर्थ को जानने में, चीज़ों को जानने में, हम उस जिज्ञासा को पूरा कर सके। लेकिन अब साइंस का मतलब क्या निकल गया है? अब साइंस का मतलब निकल गया है कि कोई फायदा हो रहा है तभी वो साइंस है। अगर साइंटिफिक रिसर्च जो है पूरी तरीके से डिक्टेटेड, डिक्टेटेड का मतलब क्या? उनके हिसाब से चलेगी। किसके हिसाब से चलेगी? मार्केट फोर्सेस के हिसाब से अगर चलेगी तो रिस्क है कि हम कंस्ट्रेन कर देंगे, हम रोक देंगे फ्री एक्सप्लोरेशन को। साइंस को जो एक्सप्लोर किया जा रहा है वो रुक जाएगा, क्योंकि अगर जिस चीज से फायदा हो रहा है उसी, वही साइंस है, उसी का एक्सप्लोरेशन आप करोगे तो ओवरऑल साइंस का एक्सप्लोरेशन रुक जाएगा और डिमिनिश हो जाएगा। डिमिनिश मीन्स कम हो जाएगा। पोटेंशियल का मतलब क्या? पावर कम हो जाएगी। किस चीज की? पैराडिग्म शिफ्टिंग डिस्कवरीज की। ऐसी डिस्कवरीज जो पूरा का पूरा मॉडल ही चेंज कर दें, ऐसी डिस्कवरीज ही नहीं आएंगी सामने। तो जो ट्रू स्पिरिट है, जो एक्चुअल में जो
वैल्यू है, फोर्स है साइंटिफिक इंक्वायरी की कि हमें साइंस की चीज़ों को समझना है, ये नर्चर होनी चाहिए। नर्चर मीन्स ग्रो होनी चाहिए, एक्सटर्नल प्रेशर्स की वजह से नहीं। ये ग्रो होनी चाहिए एक ऐसे एनवायरनमेंट की वजह से जो वैल्यू दे, किसको वैल्यू दे, क्यूरियोसिटी को वैल्यू दे, जिज्ञासा को वैल्यू दे, इमेजिनेशन को वैल्यू दे और इंटेलेक्चुअल फ्रीडम को वैल्यू दे, कि हम साइंटिस्ट वो करें जो उनका मन हो, जिस चीज़ की उनको जिज्ञासा हो, वो उस चीज़ की क्या करें, उस चीज़ की वैल्यू करें। देयर इज एन इंक्रीजिंग टेंडेंसी, लोगों की का झुकाव बढ़ता जा रहा है कि वो इक्वेट कर रहे हैं, इक्वेट मीन्स बराबर कर रहे हैं साइंटिफिक प्रोग्रेस को, सोलली मीन्स सिर्फ और सिर्फ वो किस चीज से इक्वेट कर रहे हैं, विद टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, कि साइंस वही है जिसमें टेक्नोलॉजी में कुछ नया आ रहा हो। ऑफन ओवरलुकिंग, ओवरलुकिंग मीन्स इग्नोर कर रहे हैं, ज्यादातर वो क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं द डीपर, गहरा जो इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल मीन्स माइंड से रिलेटेड, और एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लोरेटरी मीन्स एक्सप्लोरेशन वाला, पता लगाने वाला जो एस्पेक्ट है, एस्पेक्ट मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू है साइंस का, पहलू है साइंस का। तो ऑथर ने इस पूरे पैराग्राफ में क्या बोला कि भाई साइंस क्या है, साइंटिस्ट का काम क्या है, साइंटिस्ट का काम है जो अननोन चीजें हैं उनको पता लगाएं, अपनी जिज्ञासा को शांत करें, इमेजिन करें चीजों को और पता लगाएं। साइंस का ये रोल था अब तक, लेकिन आज के समय में साइंस का रोल क्या हो गया है कि जिस चीज में फायदा हो रहा है उसको करो, टेक्नोलॉजी में चेंज लेके आओ, इनोवेशन लेके आओ, लेकिन ऐसा इनोवेशन जो मार्केट में फायदा करे। तो ये जो डिफरेंस आया है साइंस के रोल में, ये रोल साइंस को रिस्क पे डाल रहा है, कि रिस्क पे किस चीज पे आ रहा है, कि ऐसी डिस्कवरीज ही नहीं होंगी जो लॉन्ग टर्म में फायदा करे, या ऐसी डिस्कवरीज ही नहीं होंगी जो एक्चुअल में बताएं क्या है। अभी सारी की सारी साइंस की डिस्कवरीज सिर्फ और सिर्फ मार्केट के हिसाब से हो रही है। पैसेज समझ में आ रहा है ना सभी को, एवरीवन? चलो नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करेंगे। चल देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। ओवर द पास्ट 2 डेकेड्स, पिछले 20 सालों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी ने क्या किया, विटनेस किया। विटनेस का मतलब क्या होता है, चश्मदीद गवाह होना, मतलब देखा है। किस चीज को देखा है, अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड मीन्स जो पहले कभी ना हुआ हो, ऐसे ब्रेक थ्रूज देखे हैं, ऐसा इनोवेशन देखा है, ऐसी सक्सेसेस देखी है। विद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो रेवोल्यूशन है वो अनफोल्ड कर रहा है, अनफोल्ड मीन्स सामने आ रहा है, एट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीन्स बहुत ही चौंका देने वाला, पेस मीन्स स्पीड, मतलब बहुत ही चौंका देने वाली स्पीड पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे आ रहा है, सामने आ रहा है। साइंस हैज प्लेड, साइंस ने एक वाइटल, वाइटल मीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो साइंस ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है बहुत सारे चैलेंजेस को एड्रेस करने में, उनको खत्म करने में। चाहे वो हेल्थ केयर एडवांसमेंट्स हो, हेल्थ केयर में हम बहुत आगे बढ़े हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोल्यूशंस में हम बहुत आगे बढ़े हैं। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वो एनर्जी जो फॉसिल फ्यूल से नहीं मिलती। वाइल दीज इनोवेशंस, हालांकि ये जो इनोवेशंस हुए हैं, जो नई नई चीज़ें आई हैं, अनडाउटेडली, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि इनकी प्रैक्टिकल वैल्यू है, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन दे शुड नॉट बिकम एंड्स इन देमसेल्व्स। लेकिन ये अपने आप में एंड्स नहीं बनने चाहिए। यहाँ पे एंड्स का मतलब क्या है कि आप सिर्फ इसी के ऊपर काम करो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये अपने आप में एंड बन गया, मतलब ये अपने आप में ही मकसद बन गया। एंड का मतलब क्या होता है, पर्पस बन गया, कि आप सिर्फ इसी के लिए काम कर रहे हो। दिस ऑल्सो ब्रिंग्स अस, ये हमें सामने लेके आता है एक बहुत ही क्रूशल, क्रूशल मीन्स इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हमारे सामने लेके आता है। इस साइंस बीइंग, क्या साइंस स्टीयर टुवर्ड्स, स्टीयर का मतलब क्या होता है, आगे की तरफ जाना, स्टीयरिंग व्हील होता है ना गाड़ियों में,
जो आपको एक डायरेक्शन देता है। तो क्या साइंस को डायरेक्शन दी जा रही है, साइंस को आगे ले जाया जा रहा है। जेन्युइन, जेन्युइन मीन्स रियल। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, की एक्चुअल में साइंस को हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स ऐसा डेवलपमेंट जो चलता रहे, जो किसी चीज को नुकसान ना पहुंचाए। और इज इट, या फिर क्या ये मियरली, मियरली मीन्स ओनली, रीइंफोर्सिंग का मतलब क्या होता है, स्ट्रांग बनाना, या फिर क्या ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रांग बना रहा है एक ऐसा कल्चर जहां पे एक्सेस है, मतलब मुझे ज्यादा से ज्यादा चाहिए। एंड फ्यूलिंग, फ्यूलिंग मीन्स बढ़ावा दे रहा है एंडलेस साइकिल्स को, कि आप ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करो, ज्यादा से ज्यादा यूज करो। तो क्या हम सच में प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, या फिर हम सिर्फ साइंस की तरफ से क्या कर रहे हैं कि लोग सिर्फ ज्यादा से ज्यादा अपना फायदा कर रहे हैं। साइंटिफिक परस्यूट, साइंस के जो हम पीछे होते हैं, साइंस को पता लगाने की जो कोशिश करते हैं, इज ड्रिवन बाय, किस चीज से चलता है, बाय मोर देन जस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। सिर्फ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ही साइंस नहीं होती है, सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन्स ही साइंस नहीं होते हैं कि अभी फायदा हो गया तो साइंस है, नहीं। क्यूरियोसिटी, जो अंदर से जिज्ञासा होती है। द क्वेस्ट, क्वेस्ट मीन्स सर्च, जो आप पीछे पड़े होते हो कि मुझे एक डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, मुझे चीजों को समझना है। और जो डिजायर होती है, जो इच्छा होती है कि मुझे फंडामेंटल क्वेश्चंस, फंडामेंटल मीन्स बेसिक, कि मुझे बेसिक क्वेश्चंस जो हैं साइंस नेचर के हिसाब से के और एग्जिस्टेंस के, ये डिजायर कि मुझे जानना है उन सवालों का आंसर, ये साइंस होती है, ये इंपॉर्टेंट होता है। व्हेन इनोवेशन, जब आप इनोवेशन को चाहते हो अपने खुद के फायदे के लिए, तो रिस्क आ जाता है कि वो एक हॉलो एक्सरसाइज बन जाएगा। हॉलो मीन्स खोखली एक्सरसाइज है। आप सिर्फ साइंस को इसलिए कर रहे हो कि आपका खुद का फायदा हो जाए, तो खोखलापन है साइंस के अंदर। आप डिटैच हो जाते हो, आप अलग हो जाते हो, डिटैच मीन्स अलग हो जाते हो फ्रॉम द ब्रॉडर इंटेलेक्चुअल, जो बड़े लेवल का इंटेलेक्चुअल और सोसाइटल एस्पिरेशंस है, कि हर माइंड के और हर सोसाइटी की एस्पिरेशन मीन्स क्या चाहते हैं, उससे हम अलग हो जाते हैं। जो साइंटिफिक एंटरप्राइज को, साइंस के पीछे जो हम काम कर रहे हैं, उसको एक्चुअल में, वास्तविक में मीनिंग देती है, उसको एक्चुअल में मीनिंगफुल बनाती है। हॉलो मीन्स खोखला। तो पूरे पैराग्राफ में ऑथर ने क्या बोला, पूरे पैराग्राफ में ऑथर ने वही बोला कि भाई साइंस को अगर सिर्फ फायदे के लिए करोगे तो साइंस साइंस नहीं रहेगी। साइंस को हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जिज्ञासा है, हम जानना चाहते हैं क्वेश्चंस का आंसर, हम जानना चाहते हैं चीज़ों को, हम समझना चाहते हैं चीज़ों को। तो अगर हम उस तरीके से साइंस को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ फायदे के लिए साइंस को देखेंगे, तो ये चीज़ सब खोखली है, कोई फायदा नहीं है इन चीज़ों का। पैसेज समझ आया सभी को? टोन एनालिटिकल है, कंसर्न है ऑथर कि साइंस का क्या बना दिया है लोगों ने, और रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव का मीनिंग क्या होता है, ऐसी टोन जहां पे ऑथर अंदर झांक रहे हैं, अंदर सोच रहे हैं, इस तरह की टोन को बोलते हैं रिफ्लेक्टिव टोन, या फिर कॉन्टेम्पलेटिव टोन। चलो क्वेश्चंस का आंसर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, रिस्क क्या है, मार्केट ड्रिविंग साइंटिफिक रिसर्च को प्रायोरिटाइज करने का। नंबर ऑफ पेटेंट्स कम हो जाएंगे, नहीं। डिक्लाइन हो जाएगा कोलैबोरेशन में, नहीं। हाँ, क्यूरियोसिटी वाली डिस्कवरीज नहीं होंगी फिर, राइट। आंसर इज सी, वेरी गुड। नेक्स्ट, नेगेटिव रिजल्ट क्या हो सकता है अगर हम सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन पे ही फोकस करें तो? ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, नहीं। हाँ, ये निग्लेक्ट हो जाएगा। जॉब अपॉर्चुनिटीज, अडॉप्शन कम हो जाएगा, नहीं। आंसर इज बी, कि हम एक्सप्लोरेशन नहीं कर पाएंगे। हम साइंस के जो वो पहलू हैं जो कहते हैं कि चीज़ों को समझो, वो सब खत्म हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन, अगर आपके आंसर्स ठीक निकल रहे हैं ना, मतलब आपको पैसेज बहुत अच्छे से समझ में आया है। आंसर्स गलत निकल रहे हैं तो दोबारा समझने की जरूरत है पैसेज को। मोटिवेशन क्या था डिस्कवरी के पीछे? कमर्शियल एप्लीकेशन था क्या? नहीं। गवर्नमेंट फंडिंग लेना था क्या? नहीं। तुरंत की तुरंत वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना था क्या? नहीं। हाँ, अपनी जिज्ञासा को सेटिस्फाई करना था, समझना था प्रिंसिपल्स को।
आंसर इज डी। समझ आया फर्स्ट पैसेज? चलो अगले पैसेज पे आते हैं। अब नेक्स्ट पैसेज हम क्या करेंगे, स्किम करेंगे। स्किमिंग का मतलब क्या होता है, ऊपर ऊपर से पढ़ना। एक रिक्वेस्ट करूंगी सभी को, 4200 स्टूडेंट्स आर वाचिंग और 4200 लाइक्स नहीं है, तो एक बार तुरंत के तुरंत सेशन को लाइक कर देंगे सभी लोग। सेंटरिंग केयर इन इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी में केयर को लेके आना। चलो देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। स्किमिंग करनी है, बस ऊपर ऊपर से पढ़ के मुझे मेन आइडिया बताएंगे सभी लोग। मेन आइडिया क्या है पैसेज का? चलो व्हाट इज द मेन आइडिया? मेन आइडिया क्या है पैसेज का? यूनियन बजट ने इतना करोड़ रुपया दिया, जेंडर बजट को इतना इंक्रीज कर दिया है। इसमें पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना आ गई है जो 24% है। इन चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। इस इंक्रीज के बावजूद भी जो इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट है वो नहीं है। अभी भी केयर वर्क नहीं दिख रहा है। इकोनॉमिक सर्वेज ने बोला कि भाई केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी होता है वेमेन को सशक्त बनाने में, लेकिन बजट में वो चीज़ नहीं है। वेमेन इतना टाइम अपना खर्च करती हैं अनपेड केयर में, डोमेस्टिक वर्क में। वेमेन साउथ में जो है, ग्लोबल साउथ की वेमेन ही बहुत बर्डन्स बेयर कर रही है। इंडिया की कंडीशन बहुत चिंताजनक है। वेमेन को इतना ज़्यादा 40% बर्डन वो ज़्यादा शेयर करती है। तो बेसिकली मेन आइडिया क्या था? मेन आइडिया वही था कि बजट में केयर बजट तो बढ़ गया, जेंडर बजट तो बढ़ गया, लेकिन वो सही जगह नहीं बढ़ा। विमेन का जो केयर वाला रोल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और उस चीज़ के प्रति सरकार को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में, उन चीज़ों में, बट सरकार ने नहीं किया। तो ऑथर की टोन हल्की सी क्रिटिकल है कि जो चीज़ बजट में देखने को चाहिए थी केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके वो नहीं देखने को मिली। दिस वॉज द मेन आइडिया। चलो अगला पैसेज मेन आइडिया बताएंगे। मेन आइडिया कितने लोगों का मैच किया? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट किया कि इतनी सारी विमेन जो है अभी भी लेबर फोर्स के बाहर हैं क्योंकि उनके ऊपर केयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मेन के कंपैरिजन में। जो गरीब विमेन हैं उनके लिए बर्डन बहुत ज़्यादा है क्योंकि उनको 17 से 19 घंटे काम करने होते हैं, पेड वर्क भी करना होता है, घर का काम भी करना होता है। जो फेमिनिस्ट इकोनॉमिस्ट हैं वो कहती हैं कि अनपेड वर्क जो है बहुत ज़्यादा टास्क को कवर करता है ग्लोबल नॉर्थ में कंपेयर टू ग्लोबल साउथ में कंपेयर टू ग्लोबल नॉर्थ। सिर्फ हाउस होल्ड केयर गिविंग ही नहीं होती है, फैमिली के फार्म्स पे भी काम करना पड़ता है, पानी भी लेने जाना होता है, फ्यूल भी लेने जाना होता है, क्लीनिंग भी करनी होती है, कुकिंग भी करनी होती है। उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, सैनिटेशन नहीं होता है, वाटर नहीं होता है। इसकी वजह से वुमेन जो 73% अपना टाइम जो है इन्हीं एक्टिविटीज़ पे स्पेंड करती हैं। वुमेन 5 घंटे स्पेंड करते हैं पानी कलेक्ट करने में, जबकि मेन जो है सिर्फ 1.5 घंटे स्पेंड करते हैं। क्लाइमेट चेंज होता है तो वो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम को बढ़ा देता है। पानी की जो अनपेड लेबर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है इस पूरे एरिया में। तो बेसिकली मेन आइडिया क्या है कि विमेन पे बर्डन बहुत ज़्यादा है और जो गरीब विमेन है उनके ऊपर तो बाहर का काम भी है और घर का काम भी है। और घर के काम में ऐसे काम भी है जिनको कम किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल पानी लेके आना, 5-5 घंटे पानी लेके आने में और पानी भरने में, इन सब चीज़ों में लग जाते हैं। तो विमेन के ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मेन। और ग्लोबल नॉर्थ, दुनिया का नॉर्थ तो दुनिया के साउथ में देखें तो साउथ में बर्डन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न कंट्रीज।
चलो अगला पैराग्राफ स्किमिंग करके मेन आइडिया बताएंगे। आगे क्या लिखा हुआ है, कहाँ से शुरू होता है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं करती सरकार, और सोसाइटी के रूल्स भी हैं कि विमेन को ही ऐसा काम दिया जाता है। सर्वे बताता है कि जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है 2% है जीडीपी का, और ये इतनी जॉब्स जो है जनरेट कर सकता है, केयर बर्डन को भी कम कर सकता है। अगर हम इस फ्रेमवर्क को अप्लाई करें तो पॉलिसीज ऐसी बन सकती हैं जो बदलाव ला सकें। पहला स्टेप है कि हम समझें, रिकॉग्नाइज करें, पहचानें। ये जो टाइम यूज सर्वे हुआ इसने बहुत ही बड़ी सक्सेस ली। इसने इस इशू को पहचाना, बताया कि विमेन इतने सारे 7 घंटे काम करती हैं, डेली काम करते हैं। यूसीडीडब्ल्यू क्या है, ऑथर ने बताया यूसीडीडब्ल्यू क्या है? नहीं बताया, कोई बात नहीं। पॉलिसी बेनिफिट्स के बावजूद भी कॉस्ट जो है बहुत महंगे होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सरकार को पैसा लगाना पड़ता है, इसकी वजह से इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल हो जाता है। एक सोल्यूशन क्या है कि टाइम यूज मॉड्यूल्स को आप सर्वेज में ऐड कर दो। तो बेसिकली ऑथर ने बोला, पहली चीज़ें मानो इस बात को कि विमेन ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हैं इन सारे कामों में, तो एक्नॉलेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक्नॉलेजमेंट करने के लिए एक सर्वे हुआ, उस सर्वे ने बता भी दी है चीज़ कि एक्चुअल में ऐसा होता है। दूसरी चीज़ क्या है, सर्विस को और अच्छे से करो, टाइम यूज मॉडल्स इनमें इंटीग्रेट करो। चलो क्वेश्चन पर आते हैं। अनपेड वर्क एंड डोमेस्टिक वर्क, ओके यही है। तो सी किस चीज़ का था? अनपेड केयर का होगा आई थिंक। अनपेड केयर एंड डोमेस्टिक वर्क होगा या तो। चलो अगला क्वेश्चन। कौन सी चीज है जो 11 मिलियन जॉब्स क्रिएट कर सकती है? 11 मिलियन यहाँ लिखा हुआ था, तो कौन सी चीज? 2% अगर जीडीपी का इसमें खर्च करेंगे तो आंसर इज व्हाट? राइट, बी। नेक्स्ट, ऑथर ने सोल्यूशन क्या दिया था? लास्ट में ऑथर ने सोल्यूशन दिया था कि आप टाइम यूज मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करो इसके अंदर। चलो मैच द कॉलम्स, देखते हैं कितने इडियम्स आपको याद हुए। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, जो हो गया तो भूल जाओ उसे। गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, मतलब कहाँ गया? डी। अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज मीन्स कुछ खराब चीज में कुछ अच्छा लग रहा है। कास्ट इन द सेम मोल्ड, सेम सांचे में बने हो, मतलब एक जैसे हो। स्पिल द बीन्स, किसी का सीक्रेट फैला देना। टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, भी आप उसको डाउट कर रहे हो, आप उसे विश्वास नहीं कर पा रहे। DABEC। 10 शब्द है, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी को कमेंट में लिखना है। आप सभी की जिम्मेदारी है ना, कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखेंगे ही लिखेंगे। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर कोई अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। जो बच्चे मीनिंग्स लिखेंगे उनमें से एक बच्चे के घर हम सक्सेस नो मोर एन इल्यूजन बुक भी गिफ्ट करेंगे। उस बच्चे के घर भिजवाई जाएगी वो बुक, उस बच्चे का नाम कल कमेंट सेक्शन में पिन होगा और उसका एड्रेस मांगा जाएगा। तो मेक श्योर करो कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखेंगे। जो बच्चे मुझसे कंप्लीट इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, जिन बच्चों की इंग्लिश वीक है, वो आज के आज ही परफेक्शन बैच को ज्वाइन कर लेंगे। परफेक्शन और अगर एडिटोरियल की क्लासेस में आप रेगुलरली आते हो तो आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, बट उसके लिए रेगुलरली आना पड़ेगा। जितना डिले करोगे बाकी बच्चों से उतना ही पीछे हो जाओगे। एक एक दिन बहुत कीमती है, एक एक आवर बहुत कीमती है, तो मेक श्योर करो कि डिले मत करो, आज से ही क्लासेस में आना स्टार्ट करो। कंपटीशन में हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, समय बहुत महत्वपूर्ण है। टाइम इज ऑफ द एसेंस। तो आज से ही क्लासेस में आना स्टार्ट करो, परफेक्शन करो, एडिटोरियल करो। इस बात को मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप 2 घंटे रोज आ गए
तो विद इन अ मंथ आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। 1 महीने के अंदर ही इंग्लिश में इतना ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट मिलेगा कि आप सोचोगे कि मैंने इतना लेट क्यों ज्वाइन किया। तो मेक श्योर करो क्लासेस में आओ। अगर सिर्फ इंग्लिश लेना है, सिर्फ इंग्लिश कमज़ोर है, इंग्लिश को ही स्ट्रांग बनाना है, तो आप एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन लोगे येस ऑफिसर पे जाके। ये सारे एग्जाम्स के लिए है। अगर आपको सिर्फ बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करनी हो, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो आप कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। यहाँ पे आपका कोड निमिषा लगेगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल्स हैं, इनको ज्वाइन कर लो। यहाँ सारी PDF, सारी मैगजीन्स मिल जाएंगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ लेना, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल कर देना। टीम आपको कॉल करेगी, आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज का आंसर देगी। बट मेक श्योर करो कि सभी लोग क्लासेस में रेगुलरली आए। बहुत ज़रूरी होता है क्लासेस को अटेंड करना, इतना कॉम्पिटिशन है इस चीज़ के लिए।